देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज, यही था। एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, यहां से आर डिस्टेंस पर ये चार्ज अपने अराउंड फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड फील्ड में यहां से आर डिस्टेंस पर क्या इंटेंसिटी होगा। तो रूल्स था कि जहां पर इंटेंसिटी फाइंड करना वहां +1 कूलम का चार्ज रख दो और उस +1 कूलम के चार्ज पर जितना फोर्स लगा वही वहां का इंटेंसिटी हो जाएगा। ये तो एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की बात था। अब मान लो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होता और तब स्पेस के किसी पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, तो उसके लिए अब बात करें हम लोग। ये एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का फील्ड की बात किया। अब हम लोग लेते हैं ए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है, उस केस में स्पेस के किसी पॉइंट पर फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो टॉपिक बनाओगे एक्सप्रेशन फॉर फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यही चीज लिखना, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, तब स्पेस के किसी पॉइंट का क्या इंटेंसिटी। ये तो एक आइसोलेटेड एक सिंगल पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी था। और ये एज ए फॉर्मूला आप याद रखोगे, एक चार्ज पार्टिकल के केस में वहां से आर दूरी पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो लास्टली आपको पिछले क्लास का ये रिजल्ट याद रखना है, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल क्यू यहां से आर डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी होगा। अब यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये, और यदि ये निगेटिव चार्ज होता तो निगेटिव चार्ज के केस में इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर। आपको जहां इंटेंसिटी निकालना है वहां +1 कूलम का चार्ज रखेंगे ना। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, इसलिए इस केस में इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये। और निगेटिव चार्ज के केस में ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो निगेटिव चार्ज के केस में इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर। आप ऐसे याद रखो, in case of positive point charge, intensity at a point will be away from that charge, and in case of negative point charge, intensity at a point will be towards that point charge. यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो स्पेस के किसी पॉइंट का इंटेंसिटी उससे दूर की तरफ होगा। यदि सोर्स चार्ज निगेटिव है तो उसके चलते स्पेस के किसी पॉइंट का इंटेंसिटी उसी की तरफ होगा। और इसका मैग्नीट्यूड, इस इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q/4πε0 डिस्टेंस स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखोगे। पिछले क्लास में हम लोग एक पॉइंट चार्ज के केस में स्पेस के किसी पॉइंट का क्या इंटेंसिटी था उसको डिस्कस किया था। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है। अब जैसे इसको देखा जाए, मान लो एक चार्ज यहां Q1, एक चार्ज यहां Q2, इन जनरल Qn, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है। और मान लो यहां पर इंटेंसिटी फाइंड करना है इस पॉइंट पर। ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है और स्पेस के इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना है। इसको डिस्क्रीट सिस्टम भी बोलते हैं। जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो, सिस्टम भी दो टाइप का, चार्ज सिस्टम दो टाइप का, एक डिस्क्रीट सिस्टम एंड एक कंटिन्यूअस सिस्टम। अब वायर पर चार्ज है, रिंग पर चार्ज है, स्फीयर पर चार्ज है,
ये सब एज ए कंटिन्यूअस सिस्टम कहलाएगा। अब पार्टिकल टाइप का बहुत सारा चार्जेज है तो वो डिस्क्रीट सिस्टम, तो अभी हम डिस्क्रीट सिस्टम की बात कर रहे हैं। ए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है आपके पास और स्पेस के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इस केस में एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड होता है। जब एक से ज्यादा चार्जेज हो तब हम लोग डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? देखो इस केस में ये प्रिंसिपल क्या बोलता है आपको कि कोई एक चार्ज का इंटेंसिटी दूसरे चार्ज के अगल बगल में रहने से इफेक्ट नहीं करेगा। यानी इफेक्ट ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मान लो ये दोनों चार्जेज नहीं होता, अकेले होता ये Q1, तो वो Q1 के चलते जितना इंटेंसिटी यहां होता, यदि ये सब भी अगल बगल आ जाएगा तब भी Q1 के द्वारा यहां का इंटेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कोई चार्ज पार्टिकल अकेले था अगल बगल और कोई चार्जेज नहीं था, तो उस चार्ज के द्वारा जितना इंटेंसिटी क्रिएट हुआ, यदि अगल बगल में और भी चार्जेज आ जाए तब भी उस चार्ज के द्वारा वहां का इंटेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको लैंग्वेज में बोलेंगे हम लोग, इफेक्ट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट इन ए स्पेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। सिंपली बात करो ना, अकेले आप खाते हो तो 4 रोटी खाते हो और कोई साथ में बैठ भी जाता है तब भी आपके द्वारा 4 रोटी खाया जा रहा है। किसी के आ जाने से आपके कैपेसिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, टोटल में चेंजिंग होगा। पहले 4 रोटी खपत हो रहा था स्टॉक से, अब 4 से ज्यादा खपत होगा, लेकिन वो जितना भी ज्यादा होगा उसमें आपका कंट्रीब्यूशन अभी भी 4 ही है। इस पॉइंट का नेट इंटेंसिटी में चेंज होगा दूसरे के आ जाने से, लेकिन उस नेट में Q1 का कंट्रीब्यूशन उतने ही होगा जितना वो अकेले था तब प्रोड्यूस कर रहा था। तो देखो, जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है और स्पेस के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना है, इसमें हम लोग एक बात करते हैं, देन वी डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि द इफेक्ट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, इफेक्ट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट इन ए स्पेस will be independent from the presence of other charges। यानी कोई वो तो बात हम क्लियर कर चुके आपको, कोई चार्ज पार्टिकल अकेले था जब, तब जितना इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा था किसी पॉइंट पर, और यदि उसके अगल बगल और भी कोई चार्जेज आ जाएगा तब भी उस चार्ज का इफेक्ट जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी चार्ज पार्टिकल अपना अपना एक इंडिविजुअल फील्ड क्रिएट करेगा, किसी के फील्ड को किसी से मतलब नहीं रहेगा। Q1 का अपना एक फील्ड होगा, Q2 का अपना एक फील्ड होगा, Qn का अपना एक फील्ड होगा। तो इस पॉइंट का जो नेट फील्ड होगा उस सभी चार्जेस का अपना अपना फील्ड का वेक्टर सम। दैट इज each charge produce its own field।
each charge produce its own field, सब चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, and the resultant the net field at point P, the net field at point P will be vector sum of field due to individual charge. इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि सभी चार्जेज का अपना इंडिविजुअल फील्ड होगा स्पेस के किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट का जो नेट फील्ड होगा उस सभी चार्जेज के फील्ड का वेक्टर सम होगा। अब देखो करके दिखाते हैं हम, उतार लिया सब बात। सभी चार्जेज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर दोगे तो उस पॉइंट P का, यहां पर आपको फील्ड निकालना है P पॉइंट पर, यानी रिजल्टेंट फील्ड एट P जो हो जाएगा उस सभी चार्जेज का अपना अपना फील्ड का वेक्टर सम। अब E1 E2 E3 सब क्या क्या सो देखो, थोड़ा पिछला क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिफाइन किए थे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड खाली बात किए थे, डायरेक्शन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा था। उसकी जरूरत पड़ेगा अब हमको, उसको पहले कर ले तब फिर इस रिजल्ट पर आते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में हम लोग मैग्नीट्यूड तो पता किया था, जैसे ये था, ये एक चार्ज पार्टिकल था Q, यहां से R डिस्टेंस पर फील्ड का मैग्नीट्यूड खाली लिखा था Q/4πε0r²। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको वेक्टोरियली एक्सप्रेस करना चाहिए। वो फोर्स जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहे थे वहां किए हुए हैं, वैसे ही यहां भी करना है। अब जैसे उस केस में क्या करो ना, इसको जो डिस्टेंस के रूप में यूज कर रहे हो, R को इस पॉइंट का डिस्टेंस के रूप में यूज कर रहे हो, आप इसको एज ए पोजीशन वेक्टर के रूप में यूज करें। जब वेक्टोरियली एक्सप्रेस करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये तो मैग्नीट्यूड है इसका, तो फिर इसको आप डिस्टेंस के रूप में नहीं लेके एज ए पोजीशन वेक्टर के रूप में यूज करें। और इस R को क्या रीड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट। इसका क्या नाम, इस पॉइंट का क्या नाम, जहां फील्ड निकालना है उसका क्या नाम, फील्ड पॉइंट। और ये सोर्स चार्ज है, इस Q को सोर्स चार्ज बोला था, इस Q का नाम सोर्स चार्ज, और ये जहां रखा हुआ है उसको सोर्स पॉइंट। ये सब कुछ जनरल बात है, नोमेनक्लेचर, तो ये सब काम हम लोग पिछले क्लास में किए थे। जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस किया उस चार्ज को सोर्स चार्ज, और वो जहां रखा हुआ है उसको सोर्स पॉइंट, और जहां फील्ड निकालना है आपको उसको फील्ड पॉइंट। तो यहां पर ये जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर R, सपोज करो ये वेक्टर को हम कंस्ट्रक्ट ऐसे किया, इस तरह से ऐसे, तो इसको किसका पोजीशन वेक्टर बोलना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, ऐसे गया है वेक्टर, तो जिधर वेक्टर जाता है उसका पोजीशन और जहां से चला था उसके रिस्पेक्ट में। यानी इस पोजीशन वेक्टर R को क्या रीड करोगे, इसको रीड करोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट।
पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या क्या सोर्स पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स पॉइंट। समझे ना इसको? हम लोग एक पोजीशन वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। इसको रीड क्या करना चाहिए इस पोजीशन वेक्टर को? पोजीशन वेक्टर जब भी बोलते हो तो दो पॉइंट की चर्चा करना ना, एक तो किसका पोजीशन और दूसरा कि किसके रिस्पेक्ट में। तो जिधर एरो जाता है उसका पोजीशन और जहां से चला उसके रिस्पेक्ट में। क्लियरली हम लोग इसको डिस्टेंस के रूप में नहीं लिया, इसको पोजीशन वेक्टर के रूप में इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियली लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में यदि एक्सप्रेस करना चाहते हो, वेक्टर क्वांटिटी करना ही चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में। तो क्या रूल्स है? कोई भी वेक्टर लिखना होता है तो पहले उसका लोग मैग्नीट्यूड लिखता है, अब मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन। आप देख रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में है? आर के डायरेक्शन में है। जिधर पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहां पर क्या लगाओगे? यहां पर आर कैप लगाओगे। आर कैप यूनिट वेक्टर ऑफ आर। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर आर ए के डायरेक्शन में है। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या लगा दिया? पोजीशन वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर। ये फोर्स जब पढ़े थे उसमें किए हुए सब काम हम लोग। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या फोर्स है ना? फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज पार्टिकल को ही तो फील्ड इंटेंसिटी बोला ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो फोर्स ऑन 1 कूलम। तो वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना, जो स्टाइल फोर्स में किए थे वही स्टाइल फील्ड में होगा। किसी भी वेक्टर को लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या किया? इसका डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर की तरफ है तो आर कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? Q/4πε0r²। आर कैप का क्या मतलब? वेक्टर आर बाय मॉड आर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर का यूज है यहाँ पर थोड़ा बहुत, अब घबराओ नहीं, उसको आप समझ रहे होगे 11 में। फिजिक्सों में वेक्टर पढ़े होगे 11 का सेकेंड चैप्टर फिजिक्स में। आप मैथमेटिक्स कहोगे तो बुक के था वेक्टर, छोटा सा पतला सा। अब ये सब यूज होना है। यूनिट वेक्टर क्या है, क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है यूनिट वेक्टर का, वो डायरेक्शन को बताने के लिए आता है। किसी वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस सिंबल के ऊपर कैप लगा के। ठीक है ये सब। अब मॉड आर को, या ये जो सिंपली आर देख रहे हो ना, ये सिर्फ आर जिसको लिख रहे हैं आप, वो मॉड आर है। आर का मैग्नीट्यूड है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो। यानी इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हो Q/4πε0 मॉड आर का होल क्यू इंटू वेक्टर आर। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। उतारिए इसको। यस सर। चलिए देखिए, जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टोरियली एक्सप्रेस करना चाहिए आपको। अब सुनो, ये r² को भी मॉड r² लिख दिया। सिंपली r² यानी वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है, यही चीज है, यही इसी चीज पर स्क्वायर है वो। तो टोटल r³ हो जाएगा मॉड r³। ये सब इलेक्ट्रिक फोर्स में समझाए हुए हैं हम आपको, उसमें ज्यादा काम नहीं करना है। चलो देखो, तो
फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आप कर रहे थे, जिसमें आपको हम बोला कि बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो ये Q1। अच्छा हाँ, एक बात और अभी अभी यदि हमारा वो चार्ज पार्टिकल यहां होता, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज करो R है और फील्ड यहां निकालना होता जिसका पोजीशन वेक्टर मान लो R0 है। तो यहां पर क्या किया हम लोग, सोर्स चार्ज, जो चार्ज को फील्ड प्रोड्यूस करना है, वो चार्ज का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R, और जहां फील्ड निकालना है उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R। इस जगह इस फिगर में क्या हुआ, ये R हुआ पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हुआ सोर्स चार्ज का, पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज यानी जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये पॉइंट पर फील्ड निकालना है, इसके चलते ये चार्ज अपने अराउंड फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड फील्ड के इस पॉइंट पर क्या इंटेंसिटी है ये फाइंड करना है। तो यहां पर R0 हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट, ये आपका फील्ड पॉइंट है, ये सोर्स पॉइंट है ना। बार बार ये नाम हम देखो, फिजिक्स तो सीखना ही है, लेकिन उसका जो लैंग्वेज है वो भी सीखना होगा ना। यहां पर फील्ड निकालना है तो इसको फील्ड पॉइंट बोलते हैं। ये R0 हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट। अब आपको इसके चलते यहां का इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले तो ज्वाइन कर दो, किसी चार्ज के चलते कहीं पर इंटेंसिटी निकालना है तो पहले तो उस चार्ज को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, जो लाइन बना उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उस लाइन के अलोंग होगा तो अवे होगा या टुवर्ड्स होगा, वो डिपेंड करता है इस चार्ज के साइन पर। यदि ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर फील्ड अवे होगा, ये निगेटिव होगा तो फील्ड उधर होगा। ये अभी पॉइंट चार्ज में पीछे भी बोला। तो सपोज करो थोड़ा देर के लिए ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, इधर होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनिए, यदि ये पोजीशन वेक्टर मान लो R' है, ये पोजीशन वेक्टर सोर्स फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सोर्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वेक्टर हुआ, ये इसको एक अलग से एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर दें। ये गिवन नहीं है, ये वेक्टर हम लोग अपने मन से ऐसा एगो वेक्टर एज्यूम कर ले, ये वेक्टर R' मान लो। तो अभी अभी कुछ देर पहले यही तो हुआ था, एक चार्ज पार्टिकल था सोर्स चार्ज, यहां से पोजीशन वेक्टर R पर R लिए थे वहां, इसको R' मान लो यदि, तो यहां का फील्ड इंटेंसिटी को, ये फील्ड इंटेंसिटी को लिखा था ना वेक्टर फॉर्म में, कैसे लिखा था, Q/4πε0 mod R' ना इंटू R'। समझ रहे हो इसको? इस फॉर्मूला में R' क्या है, सोर्स फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स पॉइंट। वैसे थोड़ी ये 12 टाइप का काम करेंगे यहाँ पर हम लोग। 12 में फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ना था, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज पढ़ना था, वही चीज आप पढ़ रहे हो यहाँ, लेकिन थोड़ा उसका लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन ग्रेजुएशन लाइक होना चाहिए ना। नहीं? यस। हाँ, वही चीज यहाँ भी देखा जा रहा है, थोड़ा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जा रहा है। सर वहाँ RQ होना चाहिए ना? हाँ, यहाँ RQ होगा। हाँ,
तो ऑलवेज ऑलवेज ये समझना ना, इस फॉर्मूला में जो पोजीशन वेक्टर देख रहे हो वो फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है सोर्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो इस फिगर में वो कौन होगा? ये वेक्टर होगा ना? नहीं, इस फिगर में आर डैश यही ना हुआ फील्ड पॉइंट का पोजीशन सोर्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में। यस सर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे जानते हो पहले से, लेकिन आर डैश वेक्टर गिवन नहीं है आपको, गिवन है ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये आर डैश आप एज्यूम किए हो, आपको गिवन नहीं है। आपको यहां पर फील्ड पॉइंट का पोजीशन सोर्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं दिया गया है, आपको इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है और इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, और जरूरत है इस पोजीशन वेक्टर का, तो फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कीजिए। वेक्टर का ट्रायंगल लॉ क्या था? एक वेक्टर ये है आर, एक वेक्टर ये है आर नॉट, और इस वेक्टर को आप आर डैश मान रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये गिवन नहीं है ये वेक्टर, जबकि हमको कोई एक पॉइंट चार्ज के केस में इंटेंसिटी के लिए हमको चाहिए ये पोजीशन वेक्टर चाहिए फील्ड पॉइंट का सोर्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो गिवन नहीं है, गिवन है ये दोनों वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करोगे ना यहाँ पर, तो क्या होता है ट्रायंगल लॉ में? जो दो वेक्टर एक सेंस में हो उसको जोड़ना और उल्टा सेंस वाले वेक्टर से इक्वेट करना। अब इस फिगर में देखिए आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर दोनों क्लॉकवाइज सेंस में है, जबकि ये आर नॉट वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। यदि तीन वेक्टर का ट्रायंगल बन रहा हो तो किस दो का सम किस तीसरा के बराबर करोगे? तो देखना जो दो वेक्टर का सेंस एक हो उसको ऐड करना और उल्टा सेंस वाले वेक्टर से इक्वेट करना। तो आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर का सेंस एक है, इस दोनों को जोड़ेंगे और इससे इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाता है आर वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर। तो यहां से हमको कौन वेक्टर निकल जाएगा? आर डैश वेक्टर निकला, जो आर नॉट माइनस आर, आर नॉट माइनस आर। अब आप इस फॉर्मूला में आर डैश की जगह ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आर डैश की जगह भी पुट कर दो, आर डैश की जगह निकला आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय मॉड आर नॉट माइनस आर का होल क्यू। ये निकला आपको इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन इस केस में। उतारो सब बात को। थोड़ा समझो, वेक्टर का सब यहाँ पर हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है वेक्टर का, ज्यादा बात नहीं है थोड़ा, लेकिन फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टोरियली हैंडल करना होगा उस क्वांटिटी को। तो अभी तक हम लोग एक ही पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी की बात हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज का, उसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया, वेक्टोरियली एक्सप्रेस किया। ये अब चलो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल का इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने, वो बात तो बोल दिया कि जब सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो, तो उस केस में किसी पॉइंट का इंटेंसिटी निकालना हो तो सभी चार्जेस का अपना अपना इंटेंसिटी निकाल के और ऐड कर देना वेक्टोरियली। अब करने चलो उसको, अब करके दिखाते हैं, उसमें मिटा दें सब। यस सर। तो
ये रिजल्ट याद रखना और ये फिगर याद रखोगे, अभी उसी फिगर की जरूरत है, माइंड में याद रखो। हमको तो दूसरा फिगर यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल था। मान लो एक चार्ज ये Q1 है, इधर एक Q2 है, कहीं पर Qn होगा, कहीं पर मान लो यहाँ Qn, अब पॉइंट यहाँ बहुत सारे Qn लिख दिया, हम Qn लिख दिया, और इस सभी का अपना अपना पोजीशन वेक्टर मान लो गिवन है। मान लो Q1 का पोजीशन वेक्टर गिवन है R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर गिवन है R2, Qn का पोजीशन वेक्टर गिवन है Rn। ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है जिसमें सभी चार्जेस का अपना अपना पोजीशन वेक्टर गिवन है। हमको स्पेस में एक पॉइंट है, यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है R, इसको R0 मान लो, सॉरी R0, और यहीं पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये फील्ड पॉइंट है आपका, ये फील्ड पॉइंट है, यहां पर इंटेंसिटी निकालना है। जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना हो फील्ड पॉइंट, तो क्या करोगे, सभी चार्जेस का आप जैसे E1 निकालोगे, E1 वेक्टर यानी Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ, इसको अलग से फिगर में देख लो, अकेले Q1 की बात करते हो आप, ये Q1 है, इसका अपना पोजीशन वेक्टर R1 है, और जहां फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर R0 है। तो अभी अभी यही तो किए थे अभी कुछ देर पहले, एक सिंगल चार्ज का। आपको ये वेक्टर की जरूरत पड़ता है ना, ये R डैश वेक्टर, और ये वेक्टर की इस वेक्टर के टर्म्स में इंटेंसिटी जानते हो, वो Q1/4πε0 R डैश वेक्टर बाय मॉड R डैश Q। आप ऑलवेज इस चार्ज के चलते यहां का इंटेंसिटी में ये वेक्टर यूज कीजिएगा, ये E1 का डायरेक्शन है। यही चीज अभी कुछ देर पहले देखा था हम लोग, लेकिन ये वेक्टर गिवन नहीं है, गिवन है ये वेक्टर और ये वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ से ये वेक्टर फाइंड करोगे R डैश वेक्टर, तो ये आता है कितना, R0 माइनस R, अभी पीछे आया था, बस R की जगह R1 लिख दोगे, यहाँ R की जगह बस R1। ये Q1/4πε0 R डैश की जगह R0 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मॉड R0 माइनस R1 का होल क्यूब। ये E1 का फील्ड हुआ। सिमिलरली E2 का निकालोगे तो R1 की जगह R2 डाल देना, E3 निकालना होगा तो Q1 की जगह Q2, ठीक है। यस सर। और सभी को चलोगे वेक्टोरियली ऐड करने, सभी चार्जेस के फील्ड को। देखो क्या कर रहे हैं हम, ये जो सभी फील्ड को ऐड कर रहे हो, E1 E2 E3, तो हम लोग क्या किया ना, सबके बदला में वो सफिक्स आई ले लिया, EI, इसमें सिग्मा लगा दिया। ये रूल्स पहले से भी जानते होंगे ना, x1 प्लस x2 प्लस, ऐसे है तो इसको शॉर्टली लोग क्या लिखता है, सिग्मा xi ना, नहीं? यस सर। ये सब मैथमेटिक्स देखे हो ना? यस सर। वही तो। और सिग्मा में आई का वैल्यू 1 से लेके n तक, वही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ये। और जैसे E1 को इतना लिखा तो EI वेक्टर को कितना लिखोगे? देखो E1 में चार्ज लिया था Q1, तो EI में चार्ज लोगे QI डिवाइडेड बाय 4πε0, और यहां पर था R0 माइनस R1,
इन जनरल बात करेंगे तो आर नॉट माइनस आर आई, और यहां पर मॉड आर माइनस आर नॉट माइनस आर वन, दैट इज आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब। ये आया इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट इन स्पेस। और सिग्मा जो कर रहे हो आई बराबर 1 से लेके n तक, यानी कितने चार्ज पार्टिकल है वहां तक सिग्मा करेंगे। तो फाइनली ये काम हुआ। ये एक्सप्रेशन क्या हुआ? एक्सप्रेशन हुआ फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a system of charge particle, due to a system of charge particle, ये डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल मींस डिस्क्रीट सिस्टम। अब आइए कंटिन्यूअस सिस्टम का फील्ड इंटेंसिटी की बात करने। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस सिस्टम। कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या चार्ज बड़ी या चार्ज वाइड हो या चार्ज रिंग है या चार्ज स्फीयर है, ये सब कंटिन्यूअस सिस्टम। इस सब केस में इंटेंसिटी कैसे फाइंड करोगे? तो 3 केस यहां पर अराइज करता है। चार्ज लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है कि चार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि चार्ज वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की बात जब होता है ना, तो 3 टाइप का कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। एक लेंथ वाला, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। और तीनों टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक डेंसिटी पढ़े थे आप। पहला क्लास डेंसिटी का था, फर्स्ट क्लास। लेकिन हम लोग को यहां पर ये कूलम्ब्स लॉ से कंटिन्यूअस सिस्टम का इंटेंसिटी, कूलम्ब्स लॉ से कंटिन्यूअस सिस्टम का इंटेंसिटी निकालना नहीं है। हम लोग को गॉस लॉ यूज करके कंटिन्यूअस सिस्टम का इंटेंसिटी निकालना है, गॉस लॉ अप्लाई करके। लेकिन आप एक मेथड तो देख लो, कंटिन्यूअस सिस्टम का इंटेंसिटी यूजिंग कूलम्ब्स लॉ कैसे निकालते हैं, उसका क्या जनरल मेथड है। वो मेथड आपको दिखा, करना नहीं है, करना है गॉस लॉ से इंटेंसिटी निकालना। लेकिन एक मेथड तो एक जनरल मेथड है यहां पर, वो कर दें हम लोग। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस सिस्टम। ड्यू टू कंटिन्यूअस सिस्टम। कंटिन्यूअस सिस्टम में वायर आ गया, रिंग आ गया, स्फीयर, सिलेंडर, डिस्क। सबसे पहले हम लोग फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मतलब लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई वायर है, जरूरी नहीं वो स्ट्रेट वायर हो। अब जैसे इस फिगर की बात करोगे, मान लो एक ये एक वायर है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज। और हमको यहां पर फील्ड निकालना है इसका।
इस पूरे वायर के चलते यहां पर फील्ड फाइंड करना है। जहां फील्ड फाइंड करना है उसको फील्ड पॉइंट बोलते हो। उसका अपना एक पोजीशन वेक्टर होता है, मान लो r0। पीछे भी ये काम किए हैं। ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया। अरे पोजीशन वेक्टर सब की चर्चा करना है ना, कि फील्ड पॉइंट कहाँ है, कहां पर फील्ड निकालना है, सोर्स चार्ज कहां पर है। तो पोजीशन को जब डिफाइन करते हैं तो जरूरी है कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना, ओरिजिन लेके रखना। और ये अपना चार्ज सिस्टम है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक वायर है ये, इस वायर का नाम दे दो GH। कंसीडर एन आर्बिट्ररी चार्ज्ड वायर GH। कंसीडर एन आर्बिट्ररी चार्ज्ड वायर, arbitrary charged wire GH. We have to find field intensity due to this distribution at point P. तो क्या रूल्स है ना, कूलम्ब का क्या रूल्स है, कूलम्ब कैसे बोला इंटेंसिटी निकालने के लिए। वो बोला कि जो भी कंटिन्यूअस सिस्टम है उसमें से पहले वो एलिमेंट सेलेक्ट करना, एक छोटा सा टुकड़ा लेना। ये रूल्स है, रूल्स टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। उसका करना है कि आप कहीं भी अपने इस वायर में से वो एलिमेंट सेलेक्ट करें। कहां पर लिया वो एलिमेंट, तो मान लो वो एलिमेंट लिया एट पोजीशन वेक्टर r पर। कितना बड़ा लिया, तो मान लो वो एलिमेंट dr थिकनेस का लिया। जहां एलिमेंट लिए हो वहां का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वायर पर, लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो हर पॉइंट पर लेमडा डिफाइन होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यूज कर रहे हैं उस सब बात को। पहला ही क्लास हम लोग चार्ज डेंसिटी देखा फर्स्ट क्लास में। हर पॉइंट का अपना अपना एक डेंसिटी होगा, चार्ज डेंसिटी होगा, जिसको लेम्बडा से डिनोट किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी को। यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सब जगह का लेम्बडा सेम होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो अलग अलग जगह का लेम्बडा अलग अलग होगा। तो मान लो जहां एलिमेंट लिए हो वहां पर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्बडा। देखो चूंकि ये पहला क्वेश्चन है, हम इसमें लैंग्वेज मेंशन कर दे रहे हैं। इसके बाद सरफेस वाला आएगा, वॉल्यूम वाला आएगा, तो लैंग्वेज हम मेंशन नहीं करेंगे। समझ लेना, वैसा ही वहां भी करना है रूल्स। तो इसमें बोला गया टेक एन एलिमेंट फ्रॉम द चार्ज्ड वायर। इस चार्ज्ड वायर में से एक एलिमेंट लेना है at position vector r having thickness dr। कहां लिया वो एलिमेंट उसको दिखाना होगा, कितना बड़ा लिया। having thickness dr। अच्छा, और जहां एलिमेंट लिए हो वहां का लीनियर डेंसिटी लेम्बडा मान लो। लेट एट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, at the position of element linear charge density is lambda। linear charge density is lambda। देखो जब तक यहाँ का लेम्बडा पता नहीं होगा तब तक इस टुकड़ा पर का चार्ज नहीं पता चलेगा ना। ये जो टुकड़ा लियो उस टुकड़ा पर का चार्ज फाइंड करना है हमको, वहां का डेंसिटी चाहिए लेम्बडा। और लेम्बडा के बारे में आप क्या जानते हो, मान लो इस पर का चार्ज dq है। सपोज करो इस एलिमेंट पर का चार्ज है dq, तो लेम्बडा का क्या डिफिनीशन था, dq बाई dr ना।
यानी डी क्यू बराबर कितना, लेमडा डी आर। यानी इस एलिमेंट पर का ये चार्ज हो गया, ये चार्ज ऑन एलिमेंट हुआ। नीचे दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलोगे चार्ज ऑन एलिमेंट, ये जो टुकड़ा लिएगा उस पर का चार्ज। उतारिए, सब बात उतारिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस सिस्टम में कोई भी कंटिन्यूअस सिस्टम का इंटेंसिटी फाइंड करना, तो कूलम्ब का एक रूल्स है उसका कंटिन्यूअस सिस्टम का इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए कि पहले वो टुकड़ा लो कहीं पर उस सिस्टम में से, उस टुकड़ा का चार्ज निकालो, उस टुकड़ा के चलते पहले इंटेंसिटी निकालो, फिर इंटीग्रेट करो तो पूरे सिस्टम के चलते इंटेंसिटी आएगा। यही रूल्स है यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ यूज करके इंटेंसिटी निकालेंगे कोई सिस्टम का, तो एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसमें से उस एलिमेंट का चार्ज फाइंड करोगे और उस एलिमेंट के चलते पहले इंटेंसिटी निकालना होगा, फिर इंटीग्रेशन करके पूरे सिस्टम का इंटेंसिटी। यही एवरेज जनरल रूल्स है कूलम्ब्स का। देखो देखिए, अब इस टुकड़ा को आप पॉइंट चार्ज एज्यूम करो। क्यों टुकड़ा लेने गए आप क्यों एलिमेंट लिया? ये तो एक बड़ा चार्ज सिस्टम था, एलिमेंट लेने का क्या जरूरी था? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो इंटेंसिटी दिया है वो एक चार्ज पार्टिकल के लिए दिया है, ना कि बड़ा चार्ज बॉडी के लिए। एक चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला है आपके पास, तो एलिमेंट लेना मतलब वो एलिमेंट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, उसमें कूलम्ब्स लॉ इजीली अप्लाई हो जाएगा। एक पार्टिकल के केस में पार्टिकल का इंटेंसिटी जानते हो, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है क्यू, यहां से आर दूरी पर ये तो ओरिजिनली आपके पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है इंटेंसिटी का, वो किसके लिए अवेलेबल है? क्या बड़ा चार्ज के लिए? नहीं, एक चार्ज पार्टिकल के लिए अवेलेबल है, जबकि ये सिस्टम बड़ा चार्ज है। तो इसमें से भी जो टुकड़ा लिया ना, वो टुकड़ा एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, उसके लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो इस एलिमेंट के लिए। इस एलिमेंट को पार्टिकल मानो, तो इसके चलते यहां का जो इंटेंसिटी होगा, इस पॉइंट का इंटेंसिटी वो इधर हो जाएगा, इस एलिमेंट का इंटेंसिटी अलग फिगर से दिखा दे आपको। मान लो ये एलिमेंट था, ये वो डी आर एलिमेंट है, डी आर थिकनेस का, इस पर का चार्ज डी क्यू है, ये पोजीशन वेक्टर आर पर है, और फील्ड पॉइंट यहां है, यहां से ये पोजीशन वेक्टर आर डैश, फील्ड इंटेंसिटी इधर। एक चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर गया ना ये एलिमेंट। तो फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट, इस एलिमेंट के चलते यहां का इंटेंसिटी क्या होगा? देन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट उसको डीई से डिनोट करोगे। डीई वेक्टर, एलिमेंट का कुछ भी होगा उसमें डी लगाएंगे, और इसको ना एक चार्ज पार्टिकल मानते हुए यहां का फील्ड निकालो। इस एलिमेंट को एक पार्टिकल, उसका चार्ज डी क्यू, इस एलिमेंट का चार्ज डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू ये वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और ये वेक्टर होगा आर नॉट माइनस आर। कितना बार ये कर चुके हो, अब ये सब बात नहीं सिखाना चाहिए हमको। आर नॉट माइनस आर का होल क्यूब इंटू वेक्टर आर नॉट माइनस आर, और डी क्यू की जगह ये लेमडा डी आर, लेमडा डी आर इंटू आर नॉट माइनस आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर नॉट माइनस आर का होल क्यूब। तो ये हुआ एलिमेंट का, इस एलिमेंट के चलते यहाँ का इंटेंसिटी। अब पूरे वायर का निकालना चाहते हो, जीएच वायर का, इसी को इंटीग्रेट करोगे। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल वायर, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल वायर को वेक्टर ई से डिनोट करो। इसका डी वेक्टर का इंटीग्रेशन फ्रॉम जी टू एच, यानी इसका इंटीग्रेशन लिख देना। इस इंटीग्रेशन के अंदर ये डाल दीजिए। तो इस तरह से फाइंड किया जाता है। करना नहीं है हमको, हम लोगों को कोई न्यूमेरिकल्स इस पर नहीं करना है, एक प्रोसेस बताया गया यहाँ पर। जब भी एक क्वेश्चंस पहले पूछा जाता था, पुराना जो सिलेबस था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, डिराइव ए जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आर्बिट्ररी चार्ज सिस्टम, ये फेमस क्वेश्चन था पुराने सिलेबस का। लेकिन न्यू सिलेबस में तो एग्जाम में एक के बार हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग मान के चलते हैं कि न्यू सिलेबस वाले में भी पूछा जाएगा। एक जनरल एक्सप्रेशन बोलता है डिराइव करो, एक आर्बिट्ररी चार्ज सिस्टम है आपके पास। आर्बिट्ररी मतलब पॉइंटो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल्स भी है, चार्ज वायर भी है, सरफेस चार्ज भी है, वॉल्यूम चार्ज भी है। मान लो एक ऐसा सिस्टम है जहां ये सब टाइप का चार्ज अवेलेबल है, तो स्पेस के किसी पॉइंट पर क्या इंटेंसिटी होगा, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखो, सबसे पहले हम चार्ज पार्टिकल्स का इंटेंसिटी का एगो जनरल एक्सप्रेशन निकाला, अभी चार्ज वायर का इनके लिए इंटेंसिटी का एगो जनरल एक्सप्रेशन निकाला, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज होगा उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे, और लास्ट में सभी चार्ज सिस्टम का अपना अपना फील्ड को ऐड कर देंगे, तो वही हो जाएगा आर्बिट्ररी चार्ज सिस्टम का इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला। लेकिन कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं करना है आपको। फील्ड इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल करना है, लेकिन यूजिंग गॉस थ्योरम करना है, कूलम्ब्स लॉ से करना नहीं है रियली में हम लोग को। लेकिन एक मेथड एक बोलता है, जनरल मेथड आप बताइए हमको कि कैसे निकालोगे यूजिंग कूलम्ब्स लॉ ये सब सिस्टम का इंटेंसिटी। इसको नेक्स्ट क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे।